अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज की रिएक्शन वीडियो पंजाबी रील टीवी और समनीत सिंह एक बड़ी ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आते हैं। प्रवीण सोहानी इंडियन टॉप डिफेंस एनालिस्ट और फिर ग्लोबल स्टडी के हवाले से आलमी दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया पोलर मल्टी वर्ल्ड बन चुकी है और इसकी सारी जो रुदात है पाकिस्तान के हवाले से, ये इस व्लॉग में, इस वीडियो में मैंने जो रिएक्शन वीडियो इनकी उठाई है पंजाबी रील, इस किस्म की बहुत ज़्यादा उनके ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त के बड़ा अच्छा वो एक कंटेंट लेकर आते हैं। तो आज की वीडियो मैंने, चूँकि मुझे अच्छी लगी, तो नाज़रीन अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो को पसंद करते हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इस किस्म की आपके लिए मज़ीद और अच्छी वीडियो पर हम रिएक्शन देंगे। तो आज की वीडियो ज़बरदस्त वीडियो है। पाकिस्तान का जो मीडिएटर का जो किरदार है उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिलना ही नहीं शुरू होगी। उसको इस चीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान का मीडिएटर से आगे जाके उसका जो उसका स्केल है, जो पेडिशन है, वो उससे आगे है। पाकिस्तान अब पूरी दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें जो उसका जो रोल है वो बड़ा वाइटल हो गया है। अब पाकिस्तान चूँकि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तस्फिया करवाने वाला है और करवाने जा रहा है, और उस सिलसिले के लिए स्विट्ज़रलैंड में जो हालिया पहला दौर जो हुआ है, और चूँकि जो ईरान के जो रूहानी मजहबी पेशवा है आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनका जो आखिरी जो उनकी जो रसूमात हो रही हैं, उनको जो मामलात चल रहे हैं ईरान में, चूँकि पूरी दुनिया से वहाँ पर उनकी आखिरी रसूमात में लोग शरीक हैं और उनके सारे जो मामलात हैं वो सारी दुनिया देख रही है। इसमें तमाम मुस्लिम ममालिक, दोस्त ममालिक, रशिया, चाइना और दीगर ममालिक भी इसमें सर फहरिस्त हैं। तो बाकी जो पाकिस्तान अपना एक बहुत बड़ा वफ़द लेकर वहाँ गया है और पाकिस्तान ने शिरकत की है, और यूरोप का कोई मुल्क इसमें नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा जी नो बडी कैन वेलकम यू। ये ईरानियन जो ओहदेदारान है, जो स्टेक होल्डर हैं, जो ईरानियन जो वहाँ पर बड़े हैं, उन लोगों ने वाज़ह तौर पर ये पकड़ा, क्योंकि वो कहना जी आप तारीख़ के सही जो पेज है उसके ऊपर नहीं खड़े। तो ये सूरत हाल है। और बाद में अगर इसमें आप पूरी जो वीडियो में आप देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो लोग पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, पड़ोस में जो देखें, जो बात रियलिटी पर करेगा, जो बैलेंस ऑफ स्केल करेगा, जो न्यूट्रलिटी जो है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट एंड फिगर्स को लेके आगे चलेगा, उसकी हम तयीद और उसको सराहेंगे। तो यही वजह मुझे ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, मैंने इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ। इस वीडियो में आगे चल के आप देखेंगे, कमिंग अप वेरी नेक्स्ट, जब ये वीडियो आपके सामने आएगी तो आप वीडियो में देखेंगे कि इंडियन टॉप डिफेंस एनालिस्ट और फिर ग्लोबल स्टडी के जो एक्सपर्ट हैं प्रवीण सोहानी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान का जो स्टांस और स्टेटस है, उसको बड़े अच्छे और उम्दगी अंदाज में एक्सप्लेन किया है, और जिससे ज़ाहिर है पाकिस्तानियों की दिल भी खुशी होगी और होनी भी चाहिए, फ़ख्र भी होना चाहिए कि पाकिस्तान ने पिछले जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में कामयाब जो हुआ है ऑपरेशन, उसके बाद पाकिस्तान ने ज़बरदस्त एक जिसे हम कहते हैं कि कामयाबियाँ समेटी हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को ना सिर्फ इससे और ज़्यादा बुनियानुल मरसूस के बाद जो पाकिस्तान ने एक अपना उसका जो कद ऊंचा हुआ, उसका जो पेडिशन ऊंचा हुआ, पूरी दुनिया में हर मामलात में पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम किया जा रहा है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तायीद दी जा रही है। दहशतगर्दी का, अफ़गानिस्तान का मसला हो, पड़ोसियों का मसला हो, ये सारे, और फिर हिंदुस्तान जो पानी को, सिंध को जो ताश मुआहदा उससे रूगर्दानी कर रहा है, उस हवाले से भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा हमायत मिली है कि ये एक इंटरनेशनल इशू है। इस किस्म के चीज़ों को सियासी तौर पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरा नाम है समनीत सिंह, तुम देख रहे हो पंजाबी रील। डील साइन होती है, अगर होती है तो उसके बाद जो है वहाँ पर एक तरीके की कोई फीस लगेगी। अब आप उसको टोल बोल लीजिए, आप उसको कोई और नाम दे दीजिए। वो ईरानियंस ये कह रहे हैं कि हम दोनों जो है मिल के इसको हम मॉनिटर करेंगे, जो भी यहाँ पे शिपिंग होती है ये हमारा इंटरनल वाटरवे है जिसको हम अलाउ करेंगे एज अ इंटरनेशनल वाटरवे अंडर इंटरनेशनल लॉ। तो उसके लिए वो तो वहाँ गए थे बातचीत करने के लिए। जहाँ तक मिलिट्री का सवाल है, उसकी देख रेख का सवाल है, इस पूरी पर्शियन गल्फ जो मैं बात कर रहा हूँ, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और गल्फ ऑफ ओमान, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो IRGC नेवी की है, वो ईरान के पास है। ईरान ही यहाँ से माइंस भी निकालेगा, कोई बाहर की ताकत नहीं आएगी जहाँ ताकत। उसके बाद जैसे आपने ठीक बताया, पाकिस्तान में पहले गए थे उनके प्रेसिडेंट ईरान के,
जो कि पेशेशकियान है वो गए थे अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेकर, और उधर ओमान से अराकी और खाली अराकी जो है वो इधर आ गए हैं पाकिस्तान में। देखिए हमें ये समझना है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत कुछ एक साल में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हासिल किया है। पहले मैं आपको समझा दूं क्या हासिल किया है और उसका मतलब क्या है। इस समय देखिए अराकी जो है उन्होंने ओपनली बताया है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत जो दुनिया ने आज तक नहीं देखा है, वेस्ट एशिया में जितनी भी रीजनल प्रॉब्लम है उनका रीजनल सोल्यूशन होगा, बाहर की ताकतें वहाँ नहीं होंगी। और ये MOU में भी लिखा हुआ है अलग तरीके से। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को जाना है वेस्ट एशिया छोड़कर, और अराकी ये कोशिश कर रहे हैं अब, जो कि कामयाब हो रहे हैं, कि सारी जो रीजनल ताकतें हैं वेस्ट एशिया की वो सब एक साथ मिलजुल के काम करें। अब एक ही ऐसी ताकत है जो वेस्ट एशिया की नहीं है पर वो वेस्ट एशिया के साथ परमानेंटली जुड़ गई है, और वो है पाकिस्तान। कैसे जुड़ गई है? वेस्ट एशिया में जो बड़ी ताकतें हैं, एक तो क्वाड बन गया है, उस क्वाड के अंदर है टर्की, उसके अंदर है इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, 4 बड़ी बड़ी कंट्री ये आपस में बात कर रही है। फिर जो ये MOU है, देखिए ईरान ने इस MOU का नाम दिया है इस्लामाबाद MOU, जो कि अमेरिका ने नहीं दिया है, अमेरिका ने उसको सिर्फ MOU बोला है। तो जहाँ तक MOU का ताल्लुक है उसके अंदर कतर जुड़ गया है एज मीडिएटर, पाकिस्तान जुड़ गया है एज मीडिएटर, और ईरान और अमेरिका तो है ही उसके अंदर। तो अब ये जो डेलीगेशन वहाँ गया है, अब रिश्ते और बेहतर करने हैं ईरान को पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये वीडियो पुरानी है पर इस्लामाबाद MOU जो रखा सी इस्लामाबाद जो सैकेंड राउंड ਦੀਆਂ ਟਾਕਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। पाकिस्तान का एक परमानेंट रोल है, सिक्योरिटी के रोल के ऊपर है, एक जियोपॉलिटिकल रोल है, एक मीडिएटर से बड़ा रोल है। मतलब वेस्ट एशिया में आप ये मान के चलिए पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री है और वेस्ट एशिया में उसकी हर जगह जरूरत है। अब वो जो गए हैं, जो अराकी हैं और पेशेशकियान जो अपनी बहुत बड़ी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान गए हैं, अब वो बातचीत वहाँ हो रही है इकोनॉमिक इश्यूज पे, सिक्योरिटी इश्यूज पे, मिलिट्री इश्यूज पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो सब कुछ हो रहा है। देखिए पाकिस्तान आज एक ऐसा मुल्क है मल्टीपोलर वर्ल्ड में जहाँ 3 बड़ी ताकतें हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया, उन तीनों के साथ उसके रिश्ते जो है बहुत अच्छे हैं, जो और किसी कंट्री के नहीं है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो अमेरिका ने तय किया है, यूरोप ने तय किया है, रीजनल कंट्रीज वेस्ट एशिया की ने तय किया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी अच्छी दिखाई। वो मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो ओहदा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, मुस्लिम कंट्रीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜੋ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਨ ਅਦਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ कह लो कि डोमिनेट कर सकता बाकी जो कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज। परमानेंटली बहुत बड़ा हो गया है, ये हमें समझना है। बड़ा हो गया। मैं कई ऐसे कमेंटेटर्स को देख रही थी जो अदरवाइज अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में पाकिस्तान तथाकथित रूप से एक दुश्मन देश के तौर पे जाना जाता है, और जाहिर है टेरर का स्पॉन्सर रहा है। उस लिहाज से भी एक झिझक थी जो जिन लोगों में थी, उनमें भी देख रही हूँ मैं, ब्रह्मा चलानी जैसे लोग भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ओहदा बड़ा है, लेकिन एक ओहदा एक तरफ है और दूसरी तरफ है उसकी यूटिलिटी, किस वजह से ऐसा हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जाहिर है वेस्ट एशिया में तो उसका असर नहीं होगा, तो मुझे ये बताइए इसकी वजह क्या है। क्या पाकिस्तान का फायदा ये है कि जो भी एक ऐसा देश जो सऊदी अरब से भी नजदीक है, ईरान से भी नजदीक है, अमेरिका से भी नजदीक है, इन सबसे लगातार बातचीत कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो भारतीय कमेंटेटर्स कहते हैं वो ये, अभी भी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विदेश मंत्री और राष्ट्रपति वहां गए, कि अमेरिका जो कुछ भी करवाना चाहता है वो सीधे कराने के बजाय वो चला जाता है पाकिस्तान के रूट से। तो पाकिस्तान भी खुश होता है कि हाँ ठीक है, हमने आपके लिए काम कर दिया और असुविधा नहीं होगी, इनकन्वीनियंस नहीं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਪਾਕਿस्तान ਨੇ देखो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਿਮ ਅਕਾਰਡਸ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ 3 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ साढ़े नहीं बोलने। देखिए जब तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जो मैंने आपको बहुत मुख्तर तरीके से बताया, इसका मतलब ये है कि जो रीजनल कंट्रीज है वो रीजनल सोल्यूशन निकालें, रीजनल प्रॉब्लम्स का, अपने मसलों का हल खुद निकालें। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप ये समझिएगा, जो आप कह रही हैं हमें इसको समझना है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को। इसमें आप देखिएगा जो पाकिस्तान है उसका सऊदी अरेबिया से सिक्योरिटी अरेंजमेंट 1970 से है, कोई नया नहीं है। पर सिंदूर के बाद नवंबर 2025 में उन्होंने फॉर्मल डिफेंस एग्रीमेंट किया। उसके बाद आप देखिए कतर भी उनसे बात कर रहा है। जैसे मैंने आपसे बताया, ये MOU में लिखा हुआ है कि अमेरिकन को जो है वहाँ वेस्ट एशिया से जाना है, उनको अपनी जो फोर्सेज हैं जो नज़दीक हैं ईरान के, उसको एंड ऑफ द डील तक, मतलब 60 दिन से 30 दिन आगे, मतलब 90 दिन के अंदर अंदर निकालना है। तो कतर से भी वो निकलेंगी, कतर ऑलरेडी बात कर रहा है पाकिस्तान से। तो कहने का मतलब ये है सिक्योरिटी रूल एक बात है। दूसरी बात ये है कि जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसका
जियोपॉलिटिकल ओहदा बढ़ गया है। इसका मतलब ये है, जो ये यूरेशियन लैंड मास आज हम देखते हैं नक्शे के अंदर, माइनस वेस्टर्न यूरोप, यहाँ पे सारा काम हो रहा है। यहाँ पर आपके दर्शकों को शायद मालूम हो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आ रहा है और आ चुका है, और जो रशिया है उनका यूरेशियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आ चुका है। इस सब में ट्रेड, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस सब में पाकिस्तान जुड़ गया है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो ये सिक्योरिटी एक इशू है, बाकी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़ गया है। और आज जो उसकी जो है रीच है, स्ट्रेटेजिक रीच, वो वेस्ट एशिया में पहुंच चुकी है। तो देखिए, जब तक हिंदुस्तान के एनालिस्ट और सरकार सच्चाई नहीं समझेगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। ये मेरा कहना है। तो इसमें झिझक की कोई बात नहीं है। हम डिस्कस कर रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और उसमें पाकिस्तान का रोल क्या है। और इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि कोऑपरेशन का ये दौर है और दोनों के बीच रिश्ते फिर से बहाल होने चाहिए। और आप नहीं, हम तो कहेंगे इस देश को जो चलाने वाली संस्था है आरएसएस, वो तो खुद कह रही है कि बातचीत का मौसम आ गया है, बातचीत का अब वक्त आ गया है। लेकिन साथ साथ आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। अभी भी एक मेजर न्यूज वेबसाइट पर मैं आर्टिकल पढ़ रही थी कि पाकिस्तान ये बहाना बना रहा है, दिखा रहा है कि वो पीस टॉक्स करना चाहता है या पीस टॉक्स में एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहता है। उसका फायदा दरअसल वॉर में है। जितनी दिन तक ये वॉर चलती रहेगी उसकी अपनी एक हैसियत बनती और बढ़ती रहेगी, पूरी दुनिया को वो दिखाता रहेगा। तो अभी भी इस तरह के आर्टिकल छप रहे हैं। लेकिन मैं ईरान पर वापस लाना चाहती हूँ आपको, और ये समझना चाहती हूँ कि ये पूरे जो फसाद है ये शुरू हुआ था इस तरह से कि अमेरिकी राष्ट्रपति हमला इजराइल के साथ हमला ईरान पर इसलिए करना चाहते थे कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको खत्म कराना था, उनका मिसाइल का, बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रोडक्शन था वो बंद कराना था। बाद में तो ये भी कहने लगे थे कि औरतों को आज़ाद कराना है, वहाँ ह्यूमन राइट्स के लिए भी बात करनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा बयान दिया और कहा लोगों से ईरान के जाइए अपनी सत्ता पर अपना तख्त पलट दीजिए और अपना सिंहासन हासिल कर लीजिए। इस तरह की बातें वो कर रहे थे और अब पूरे की पूरा मामला आकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे टिक गया है। कई बार हमने आपसे बातचीत की है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने को लेकर आपने अभी बातचीत में ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ईरान ने भी समझदारी दिखाई। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਤਾ, ਸੰਗੀ ਨੱਪ ਲਈ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਂ ਘੁੱਟ ਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੌਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, फर्क नहीं पिया। नानी चेते कि मैं आ गई एक तरफ इशारा भी किया। उसी बात को मैं थोड़ा विस्तार से समझना चाहती हूँ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल खुल गया है। ईरान जब चाहेगा उसको बंद कर देगा, तो उसके हाथ में एक तरह की चाबी है। अभी मैं ये भी पढ़ रही हूँ कि ये 60 दिन गुजर जाने के बाद ईरान ये भी सोच रहा है कि फिर से कोई टैक्स या टोल लगाने के बारे में सोच रहा है जिससे उसको आमदनी होगी। तो ये मसला तो कभी सॉल्व होगा नहीं। फिर देखिए, ये लड़ाई जो हुई है, ये वो लड़ाई है जिसपे प्रेसिडेंट ट्रंप ने बिना सोचे समझे उसके अंदर दाखिल हुए हैं। जहाँ तक नेतन्याहू का सवाल है, उनको पूरी क्लैरिटी थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्रंप को शुरू से ही नहीं पता था। ट्रंप को ऐसा लगा नेतन्याहू की बात से कि जैसे मैंने वेनेजुएला किया है वही चीज़ मैं ईरान में भी कर सकता हूँ। तो उसका नतीजा अब ये है कि जो सिचुएशन लड़ाई से पहले थी वो सिचुएशन लड़ाई के बाद नहीं हो सकती, क्योंकि लड़ाई के बाद जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो बदल चुकी है। तो जो इंटरनेशनल वाटरवे था, स्टेट ऑफ ये हर्मोज, पर्शियन गल्फ, स्टेट ऑफ हर्मोज, अब वो नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई है ईरान ने ओमान के साथ मिलकर, जिसके लिए जैसे हम अभी बात कर रहे थे, उनके जो खालिबाफ हैं और जो अराक्ची हैं वो ओमान गए थे। ओमान की लीडरशिप से बातचीत हुई है। तो यही बातचीत हुई है कि हमको कैसे सारी जीसीसी कंट्रीज को साथ लेके और कैसे हम इसको हमें करना चाहिए आगे का 60 दिन के बाद का, जब डील साइन हो जाती है काम। और जैसे आप बता रही हैं, किसी तरीके का टैक्स पक्का लगेगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी टैक्स लगा सकते हैं या और किसी नाम से टैक्स लगा सकते हैं। और ये जो स्टेट ऑफ हर्मोज है ये पूरा ईरान की नेवी के कब्जे में है और वहीं रहेगा। तो ये कहना कि अब सिचुएशन पहले जैसी हो जाए वो नहीं होगी। और ईरानियन ने साफ कह दिया है कि जब फाइनल डील हो भी जाती है, हम इजराइल के किसी वेसल को स्टेट ऑफ हर्मोज से नहीं जाने देंगे। इजराइल के लिए हमेशा के लिए बात खत्म हो चुकी है जहाँ तक स्टेट ऑफ हर्मोज का ताल्लुक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था, ईरान ये लड़ाई जीत गया है। हमको पहले तो ये समझना है, हमको ये नहीं सुनना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या लिख रहे हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हमें ईरानियन जो बोल रहे हैं उसको सीरियसली लेना है। आप सही फरमा रहे हैं। और आपने ही, मुझे याद है कई महीने पहले बार इसको दोहराना भी अजीब लगता है कि शायद आप अकेले ऐसे कमेंटेटर, अकेले ऐसे एक्सपर्ट रहे होंगे जब इस बात को कह रहे थे। और बाकी हमारे दर्शक कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये क्या कोई दीवाने हैं, ये कहाँ से कौन सी मनोहर कहानियां पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि ईरान अपनी शर्तों पर इस जंग को खत्म करेगा, तब ये जंग खत्म होगी। और आपने इन एज मेनी वर्ड्स, इतने ही शब्दों में आपने इस बात को कहा था। और वही सब कुछ हमारे सामने एक फिल्म की तरह ऐसा लग रहा है कि रोल हो रहा है। और मुझे वो तमाम इंटरव्यूज जो आपने मुझे दिए इस चैनल पे जो एयर हुए हैं वो सब एक फ्लैशबैक की तरह इस वक्त मेरे सामने आ रहे हैं। और मैं भी आपकी बात पे यकीन नहीं करती थी, बार क्रॉस क्वेश्चन करती थी। और आज मैं आपसे वही सवाल पूछ रही हूँ हमारे उन दर्शकों की जानकारी के लिए। देखिए, हॉर्मोज कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने किताबों में पढ़ा हो या हमें पता हो क्या चीज़ है। थोड़ी सी एक जानकारी ये चाहती हूँ आपसे। फिर मैं एक आपसे इंडिया सेंट्रिक सवाल भी पूछूंगी। भारतीय दर्शक इसको देख रहे हैं कि उन्हें कैसे इसको इस जंग को देखना चाहिए कि हॉर्मोज की स्थिति इस जंग से पहले क्या थी, इस जंग के बाद अभी जो है वो क्या है, और 60 दिनों के बाद क्या होगी। तो देखिए, जहाँ तक जंग से पहले हमने देखा था कि जब 12 डे वॉर हुई थी 2025 में, 12 डे वॉर में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मोज बंद नहीं किया था, पर जो हूथीज थे वो एक्टिव थे रेड सी के अंदर। अब उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हर्मोज हमेशा खुला रहा है। जहाँ तक ईरान और ओमान का ताल्लुक है, वो 1974 से ये बात कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल वाटरवे है, ये हमारा वाटरवे है। अगर आप नक्शा देखिएगा तो ये इनका इंटरनल वाटरवे है, पर उसके बारे में कोई दुनिया से बात नहीं कर रहे थे।
अब उन्होंने क्या किया है समझदारी के साथ कि जैसे ये लड़ाई शुरू हुई है 28 फरवरी को, जो एग्रेशन किया है अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर, पहली चीज़ उन्होंने क्या करा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। बंद इसलिए कर दिया क्योंकि वो सालों साल इसकी तैयारी कर रहे थे, सालों साल उन्होंने यहाँ मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ लगाई हुई थी, सालों साल उनको पता था इसको हमें कैसे बंद करना है और कैसे इसको चलाना है। और फिर उसके बाद उन्होंने ये पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया ईरान ने कि ये हमारी वाटरवे है, ये हमारी टेरिटरी है और अब हम जो है हमारी टेरिटरी है तो हम तय करेंगे हमें क्या करना है। क्योंकि दुनिया आज मल्टीपोलर हो चुकी है, दो बड़ी ताकतें रशिया और चाइना, उन्होंने भी पब्लिकली ये फिर कह दिया कि ये ईरान की टेरिटरी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प जो भी बोलते रहते हैं कि मैं उसको उड़ा दूंगा या वो फ्री हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ 60 दिन के लिए है, वो तब तक के लिए है जब तक फाइनल डील साइन नहीं होती। और जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, अमेरिका के पास कोई मिलिट्री ऑप्शन है नहीं। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी इस लड़ाई से बाहर निकलूँ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ